हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद और आज हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल को। न्यूक्लियस किस तरह डिस्कवर हुआ, रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद न्यूक्लियस की जब डिस्कवरी हुई, एक्सपेरिमेंट किस तरह हुआ था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी पर कैसे हुई, कैसे पता चला एटम के अंदर न्यूक्लियस है, और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जिसको हम मिनी सोलर सिस्टम या प्लैनेटरी मॉडल या इसको हम न्यूक्लियर मॉडल भी बोलते हैं एटम के लिए, ये आखिरकार फेल क्यों हो गया। और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद जिससे पहले जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वो प्लम पुडिंग मॉडल क्यों फेल हो गया रदरफोर्ड मॉडल के बाद, और फिर रदरफोर्ड मॉडल जो है वो किस तरह एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, जिसके बाद नील बोहर ने एटॉमिक मॉडल पेश किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे आज की वीडियो में हम के एक्सपेरिमेंट क्या किया था रदरफोर्ड ने, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन क्या थी, और उसके बाद फिर कंक्लूजन पढ़ेंगे कि क्या क्या इस एक्सपेरिमेंट से हमने कंक्लूड किया, और लास्ट में हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को। रदरफोर्ड और उसके कोलीग्स ने 1911 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसको हम कहते हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने क्या किया, और उसके कोलीग्स ने ले लिया एक 10 गोल्ड फॉइल जिसकी जो थिकनेस थी, थिकनेस वाज राउंड अबाउट 10 पावर 4 इंटू 10 पावर -5 सेंटीमीटर, या आप इस तरह लिख सकते हैं 0.00004 सेंटीमीटर। बहुत ही जो थिन शीट था उसने गोल्ड का ले लिया, और ये जो गोल्ड फॉइल इसने लिया था इसके इर्द गिर्द इस तरह उसने क्या किया, इसके इर्द गिर्द एक फोटोग्राफिक स्क्रीन आप इसको कह सकते हैं, या इस तरह एक प्लेट कह सकते हैं जिसको लेट से जिंक सल्फाइड या दूसरा कोई फ्लोरेसेंट मटेरियल, तो उस फ्लोरेसेंट मटेरियल से इसको कोट किया था। अब बताते हैं कि क्यों इस तरह किया था। पहले इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। और अल्फा पार्टिकल जिसका सोर्स था इरेडियम या कोई दूसरा जो मेटल हो सकता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो एमिट कर रहा था, तो इरेडियम सोर्स उसने लिया, और इस इरेडियम सोर्स से जो अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे, क्योंकि दरअसल में रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कर रहा था अल्फा पार्टिकल्स के स्कैटरिंग पर। अल्फा पार्टिकल्स के इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, इसकी स्कैटरिंग किस तरह होती है, तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वो कर रहा था, इसकी स्कैटरिंग को वो स्टडी कर रहा था। तो ये एक लेड ब्लॉक है क्योंकि ये बहुत इसमें ये इंक्लोज है, और स्मॉल पिन होल के ज़रिए ये अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे। इस तरह अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई आप इसको कह ले, डबली पॉजिटिव चार्ज। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब दोनों निकल जाए तो इस पर +2 चार्ज आ जाता है, इसको हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल जो रेडिएशन सोर्स था उसको उसने लेड ब्लॉक में वो बंद कर दिया, इस तरह स्मॉल पिन होल के ज़रिए अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक कर रहा था गोल्ड फॉइल से। अब जब ये गोल्ड फॉइल पर यहाँ पर आ रहे थे, तो पीछे से जब इससे ये अल्फा पार्टिकल पेनेट्रेट होकर वो निकल रहे थे, तो यहाँ पर स्ट्राइक करके फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर रहे थे। फॉर एग्जांपल ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है, यहाँ पर गोल्ड फॉइल से वो स्ट्राइक कर रहा है, इससे निकलकर पीछे फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो फ्लोरेसेंट मटेरियल से, फ्लोरेसेंट मटेरियल इस तरह होता है जब इस पर कोई पार्टिकल वो स्ट्राइक करता है तो ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है, चमक प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस चमक की वजह से वो ऑब्जर्व कर रहा था कि किस किस पॉइंट पर अल्फा पार्टिकल्स वो आकर स्ट्राइक हो रहे। तो इस तरह उसने एक्सपेरिमेंट किया। कुछ पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स वो इस तरह आ रहे थे, सीधे स्ट्राइक कर रहे थे, और यहाँ पर फ्लोरेसेंस वो प्रोड्यूस हो रहा था। पार्टिकल्स आ रहे थे पीछे, यहाँ से फ्लोरेसेंस जो है वो
कंटिन्यूसली वो प्रोड्यूस हो रहा था। कुछ टाइम बाद एक आध फ्लोरेसेंस यहाँ पर, एक आध फ्लोरेसेंस वो यहाँ पर, और बहुत टाइम बाद कुछ फ्लोरेसेंस वो इस पॉइंट पर यहाँ पर वो प्रोड्यूस हो रही थी। ये था रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट से उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी? ऑब्जर्वेशन जो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन थी रदरफोर्ड की एक्सपेरिमेंट से, वो सबसे पहले क्या थी कि ऑलमोस्ट 99.9% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स passed straight through the gold foil। गोल्ड फॉइल से ऑलमोस्ट जितने भी जो पार्टिकल्स आ रहे थे अल्फा पार्टिकल्स, तो इन पार्टिकल्स में से ऑलमोस्ट 99.9% जो पार्टिकल्स थे वो ऑलमोस्ट वो पीछे जाकर फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर सीधा वो स्ट्राइक कर रहे थे। दूसरी उसकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी? उसने क्या देखा? उसने क्या किया कि few particles deflected with small angles। दूसरी ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड की क्या थी कि कुछ पार्टिकल्स इसमें इस तरह थे जो स्मॉल एंगल्स से वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे। थर्ड जो उसकी ऑब्जर्वेशन थी कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स या वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स की बात हो रही है क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स आ रही है, डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल्स, ऑलमोस्ट some of them at 180 डिग्री। रदरफोर्ड की जो तीसरी ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी कि बहुत सारे पार्टिकल्स तो पीछे जा रहे थे, कुछ पार्टिकल्स इसमें से बहुत स्मॉल अमाउंट के वो इस तरह थे कि वो स्मॉल एंगल से वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे यहाँ पर। लेकिन उसने जो तीसरी ऑब्जर्वेशन की वो इस तरह थी कि कुछ पार्टिकल्स वो इस तरह थे कि वो पीछे की तरफ वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे, मतलब लार्ज एंगल के साथ वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे। और वेरी फ्यू पार्टिकल्स इसमें इस तरह थे कि दे डिफ्लेक्टेड ऑलमोस्ट एट 180 डिग्री, 180 डिग्री के साथ वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे। और उसने नंबर भी बताया कि 1 आउट ऑफ 20,000, मतलब 20,000 पार्टिकल्स वो आ रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स, तो इसमें 99.9% पार्टिकल्स वो स्ट्रेट पास हो रहे हैं। उस 0.1 पार्टिकल्स में से कुछ पार्टिकल्स वो यहां पर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और 1 आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स जो है वो पीछे की तरफ वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब आप कहेंगे कि किस तरह इसके पीछे वो डिफ्लेक्ट, तो यकीनी तौर पर यहाँ पर फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा होगा या यहाँ पर कहीं पर फ्लोरेसेंट स्क्रीन, तो इसको स्ट्राइक करके वो डिफ्लेक्शन दे रहे होंगे। अब देखिए ये रदरफोर्ड की एक्सपेरिमेंट थी, और इस एक्सपेरिमेंट के बाद जब उसने ऑब्जर्वेशन की तो उसने ये बात कही थी कि ये मुझे जो पार्टिकल्स वो पीछे की तरफ आ रहे थे ये मुझे इस तरह लग रहा था कि जैसे आप किसी बंदे को गोली मार रहे हो और गोली वो सीधा जाकर उस बंदे को लगने वाली है कि वो उसके सामने टिश्यू पेपर रख दे, और वो टिश्यू पेपर जो है वो उस गोली को वो पीछे की तरफ 180 डिग्री पर वो उसको डिविएट करे। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं ये बहुत हैवी पार्टिकल्स होते हैं और इसकी पेनेट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो एटम के अंदर इस तरह की कुछ चीज़ को वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इतने 180 एंगल के साथ या बहुत लार्ज एंगल के साथ ये डिफ्लेक्ट होंगे। तो ये रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन थी, और इस ऑब्जर्वेशन से फिर रदरफोर्ड ने कंक्लूजन निकाली जिसको हम जानते हैं या आज के टाइम पर हम उसको कहते हैं कि दिस इज़ एक्चुअली द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बात उसने की, या फिर इसको हम जानते हैं न्यूक्लियर
एटॉमिक मॉडल से या फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि रदरफोर्ड ने क्या क्या कंक्लूजन जो है वो निकाली अपनी इस एक्सपेरिमेंट से। अच्छा, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि रदरफोर्ड ने अपनी ऑब्जर्वेशन से क्या क्या जो कंक्लूजन निकाली। तो सबसे पहले कंक्लूजन उसने निकाली कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। अब देखिए इस तरह कि ये अल्फा पार्टिकल्स है, ये आ रहे हैं एटम से। सो दिस इज फॉर एग्जांपल ये वो गोल्ड फाइल है, इसके एटम्स का क्रॉस सेक्शन लेके मैंने बना दिया कि चूंकि वो बहुत ज़्यादा थिन था 0.00004 सेंटीमीटर, तो ये बहुत ज़्यादा वो थिन था। तो मैं कुछ ही एटम्स को बना रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल इस तरह कुछ एटम्स है, इससे अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे। अब बहुत सारे पार्टिकल्स जो है वो सीधे जा रहे हैं, जिस तरह रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया। तो सीधे अगर वो जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। सम पार्टिकल्स, जो कुछ पार्टिकल्स वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो दूसरी जो बात उसने कही कि एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल डेंसर heavier positively charged region called nucleus। दूसरी जो उसने कंक्लूजन निकाली वो ये निकाली कि ये एटम जो है इसके अंदर एक बहुत ही छोटा, एक बहुत ही स्मॉल और एक बहुत ही डेंसर हेवियर रीजन मौजूद है, और उस रीजन को उसने नाम दिया कि ये रीजन न्यूक्लियस है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। इसके अलावा उसने एटम के न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन किया कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। चूंकि एटम एज अ होल न्यूट्रल है, तो उसने ये बात कही कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज रीजन में वो प्रोटॉन वो मौजूद है। क्योंकि इससे पहले गोल्डस्टाइन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी, तो रदरफोर्ड ने बताया कि ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रॉन जो हो, प्रोटॉन्स जो है, सॉरी, उस टाइम चूंकि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी अभी नहीं हुई थी, तो प्रोटॉन ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, और ये एक बहुत ही स्मॉलर डेंसर रीजन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनकी तादाद और प्रोटॉन्स की तादाद वो बराबर है। और तीसरी बात जो चौथी जो उसने कंक्लूजन निकाली वो क्या निकाली कि एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड the nucleus in circular orbits like a mini solar system। उसने मॉडल दे दिया एटम का कि एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है। प्रोटॉन वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, इलेक्ट्रॉन इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस से, जिस तरह मिनी सोलर सिस्टम में सन के इर्द गिर्द जो प्लैनेटरी सिस्टम है, अर्थ और दूसरे जो सैयारे हैं वो घूम रहे हैं, इसी तरह न्यूक्लियस के गिर्द जो है ये इलेक्ट्रॉन्स वो घूमते हैं। और ये बात उसने किस तरह बताई? ये बात उसने इस तरह बताई, क्योंकि हमें पता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज हो और नेगेटिव चार्ज हो, ये प्रोटॉन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, अगर ये रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस की तरफ ये खींचा जाएगा, या इसका साइज वो बड़ा है, ये इसकी तरफ जा सकता है। तो इस तरह ये एटम ये ख़त्म हो जाएगा। तो उसने बताई बात, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और अपनी इस एनर्जी को ये यूटिलाइज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर मोशन। और इसके लिए इसने इक्वेशन भी दी कि Fe =
Fc, where Fe is the electrostatic force of attraction which is equal to the centripetal force. Centripetal force ये इस तरह का फोर्स होता है कि जब भी कोई बॉडी वो मूव कर रही हो सर्कुलर पाथ में तो उस पर एक फोर्स लगता है कि वो इस बॉडी को कंपेल करता है कि हर पॉइंट पर इसको रोटेट कर रहा है, तो हर पॉइंट पर ये मूव कर रहा है इस तरीके से कि ये एक सर्कल बनाता है. अब द फोर्स विच कंपेल द बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ, इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं. तो उसने बात की कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्चुअली इसको सर्कुलर पाथ में वो सराउंड कर रहे हैं. तो आर्बिट्री जो मॉडल था, आर्बिट्री मॉडल, या फिर इसको आप मिनी सोलर सिस्टम भी कह सकते हैं, या इसको आप कह सकते हैं न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम. अब देखिए रदरफोर्ड ने जो बात कही और उसने जो मॉडल पेश किया, इस मॉडल में कुछ खामियां भी थी और कुछ कमियां भी थी, जिसकी वजह से रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो फेल हो गया. और रदरफोर्ड ने एटम के बारे में उस टाइम बहुत बड़ी बात की थी, इतनी बड़ी बात की थी कि उसको फिर बाद में इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी वो मिल गया. लेकिन जो रदरफोर्ड ने बात की थी वो बहुत पते की बात थी कि ये एटम जो है ये बहुत ही स्मॉलर है. इसमें जो न्यूक्लियस है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है ये बहुत ही स्मॉलर है, और इतना स्मॉलर है कि इसको एटम को अगर आप कंसिडर करें कि एटम का साइज है 10⁻⁻10 मीटर, तो न्यूक्लियस का साइज होगा 10⁻⁻15 मीटर, ऑलमोस्ट इतना. मतलब हम कह सकते हैं कि 10⁵ टाइम्स एटम इज लार्जर देन न्यूक्लियस. या इस तरह के हाउ मेनी टाइम्स 10 100,000 10,000 लाख 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट 1 लाख टाइम, 1 लाख गुना जो है ये एटम अपने न्यूक्लियस से बड़ा होता है. या इस तरह कि अगर आप छोटे से बाल को वो कंसिडर करें, ग्राउंड में छोटे से बाल को कंसिडर करें कि ये न्यूक्लियस है, तो ये पूरे का पूरा ग्राउंड जो है इसको आप कंसिडर करें एटम का इतना साइज होगा. और ये ग्राउंड कितना बड़ा होगा कि ये 5 किलोमीटर हर साइड पर इतना लंबा जो है वो ग्राउंड होगा. हर साइड पर अगर मैं सेंटर में खड़ा हूं और ये बाल है, इस बाल से इस तरफ 5 किलोमीटर, इस तरफ 5 किलोमीटर, इस तरफ 5 किलोमीटर, इस तरफ 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर इतना लंबा ग्राउंड है और इसमें एक छोटा सा बाल है. तो वो बाल आप कंसिडर करें न्यूक्लियस को कि 1 लाख टाइम्स ऑलमोस्ट जो है ये एटम वो बड़ा होता है. लेकिन कुछ फ्लॉज भी थी जिसकी वजह से रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो है वो फेल हो गया. और ये जो रदरफोर्ड ने इक्वेशन पेश की थी Fe = Fc, इसको आगे पर लेकर गए नील बोहर, जिसने फर्दर एक्सप्लेनेशन दी उस पॉइंट्स की जिन चीज़ों को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर रहा था. अब देखिए रदरफोर्ड कौन कौन सी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था. सबसे पहली बात जो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर रहा था वो थी स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ऑफ एन एटम. एटम के स्टेबिलिटी को वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा था. किस तरह कि फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहा है, अगर ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो डेफिनेटली इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी, जिस तरह रदरफोर्ड ने बात कही थी. अब अगर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है और कंटिन्यूसली ये एनर्जी लॉस करेगा, क्योंकि उस टाइम एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मैक्सवेल. मैक्सवेल ने एक थ्योरी पेश की थी जिसमें उसने कहा था कि चार्ज बॉडी अगर मूव कर रही हो तो कंटिन्यूसली ये रेडिएशन को एमिट करेगी. अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, यस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है. अब अगर चार्ज बॉडी है ये मूव कर रहे हैं, जिस तरह प्लैनेट्स जो है वो मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहे हैं, चार्ज बॉडी है, तो ये डेफिनेटली एनर्जी को वो इमिट करेगा. अब अगर एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन ये इमिट कर रहा है, एज ए रिजल्ट ये करीब आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा और एट लास्ट ये न्यूक्लियस में ये गिर जाएगा. अब अगर न्यूक्लियस में ये गिर जाता है तो एटम स्टेबल किस तरह रहेगा. अब इस तरह तो होता नहीं है. तो वो इस बात को रदरफोर्ड जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा था. इसके अलावा जो दूसरी बात
रदरफोर्ड वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। सेकंड पॉइंट वो ये था कि वो स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम को आगे हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। जिस तरह आप कोई लाइट पास करते हो प्रिज्म से और वही वाइट लाइट जो है 7 कलर्स में वो स्प्लिट अप हो जाता है, तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अरेंजमेंट होती है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। अब एटम्स है तो एटम्स फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं एक ट्यूब और इसमें लेता हूं हाइड्रोजन गैस। अब इसको मैं हीट करता हूं या फिर इसको जिस तरह हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ा, इसको मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता हूं। एज ए रिजल्ट यहाँ पर लाइट प्रोड्यूस हो रही है। फॉर एग्जांपल ये जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है इसको मैं प्रिज्म से पास कर रहा हूँ। हाइड्रोजन के केस में अगर ब्लू लाइट वो प्रोड्यूस हो रही है, इस ब्लू लाइट को मैं प्रिज्म से पास करता हूँ, तो कुछ जो लाइंस मेरे पास आते हैं या फिर अगर विजिबल रीजन में इसका कोई स्पेक्ट्रम आता है, तो वो जो लाइंस आ रहे थे लाइन स्पेक्ट्रम पर, इसमें टाइप्स है लाइन एमिशन, लाइन एब्जॉर्प्शन, तो वो जो स्पेक्ट्रल लाइंस आ रहे थे उस स्पेक्ट्रल लाइंस को, उस स्पेक्ट्रम को, या इस तरह आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को रदरफोर्ड वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। इस वजह से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है ये फेल हो गया और इसके बाद जो जो काम रदरफोर्ड ने किया था इसको आगे लेकर गए नील बोहर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल को। थैंक यू वेरी मच।